हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट की अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन में डिफरेंस क्या है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस कौन सी होती हैं। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म जिसे हम प्रूडेंस बोलते हैं। तो ये तीन कन्वेंशन होती है जो अकाउंटिंग के अंदर यूज़ की जाती हैं। सबसे फर्स्ट आती है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। नाम से पता चल रहा है फुल डिस्क्लोजर, यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन सभी इंफॉर्मेशन को फुल्ली डिस्क्लोज किया जाए। कोई भी इंफॉर्मेशन है जो वो रिकॉर्ड करनी छूटनी नहीं चाहिए। Each and every aspect of every transaction will be recorded with the proper manner, यानी कि हर एक तरह से हर एक इंफॉर्मेशन के हर एक पहलू को रिकॉर्ड करना कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कहलाता है। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कहती है कि कन्वेंशन के हिसाब से जितनी भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, जितनी भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो इकोनॉमिक अफेयर ऑफ एंटरप्राइज से जुड़ी हुई है, उन सभी की सभी इंफॉर्मेशन को कंप्लीटली डिस्क्लोज किया जाए। कोई भी इंफॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए। यानी कि अगर अदर वर्ड्स में बात करें तो यहाँ पे सफिशिएंट डिस्क्लोजर किया जाना चाहिए सभी इंफॉर्मेशन का जो मटेरियल है। मटेरियल का मतलब क्या है? जिन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत है, यूज़र है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, तो उन यूज़र की हर एक ज़रूरत को पूरा करने के जो काबिल इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी अकाउंट्स के अंदर शामिल की जाए। जो यूज़र कौन कौन से होती हैं? प्रोप्राइटर होते हैं, प्रेजेंट और पोटेंशियल क्रेडिटर, जो आज क्रेडिटर है, जो आने वाले टाइम में हमारे क्रेडिटर्स बन सकते हैं, इन्वेस्टर एंड अदर। इन सभी यूजर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सभी इंफॉर्मेशन जो इनसे जुड़ी हुई है वो हमने कलेक्ट करनी है ताकि इन यूज़र को कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाए डिसीजन मेकिंग करने के लिए। जो ये प्रिंसिपल है ये इम्पोर्टेंट है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये कहता है कि डिस्क्लोज करो सभी इसेंशियल इंफॉर्मेशन को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। जो परफॉर्मा होता है कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या क्या कंटेंट शामिल किए जाएंगे, उन कंटेंट का परफॉर्मा कंपनी एक्ट द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। यानी कि कंपनी एक्ट ने बता दिया कि आपको कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर और बैलेंस शीट के अंदर कंटेंट को शामिल करना है। वो ऑलरेडी क्या प्रिस्क्राइब मैनर है, पहले से कंपनी एक्ट के द्वारा वो डिसाइड किया गया है। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के अंदर नहीं प्लेस दे पाए, उन्हें फुट नोट के अंदर दिखाया जाएगा। छोड़ना नहीं है किसी भी इंफॉर्मेशन को, फुल डिस्क्लोज करके चलनी है सभी इंफॉर्मेशन। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में आगे ठीक है, बैलेंस शीट में आगे ठीक है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में नहीं आई जो इंफॉर्मेशन उसे हम फुट नोट के अंदर दिखाएंगे। फुट नोट के अंदर हम किन इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेंगे? सबसे पहले आते हैं कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी होती है जो इन फ्यूचर में अराइज हो भी सकती है और नहीं भी अराइज हो सकती। एग्जाम्पल के लिए जो यूज़र है उसने कंपनी के ऊपर केस कर दिया बहुत बड़ी अमाउंट को लेकर के, अगर कंपनी वो केस जीत जाती है इन फ्यूचर में तो उसे वो अमाउंट पे नहीं करनी पड़ेगी। अगर कंपनी केस हार जाएगी तो उसे वो बड़ी अमाउंट है जो पे करनी पड़ेगी यूज़र को। तो ये क्या कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है जो पे की भी जा सकती है और नहीं भी की जा सकती। तो इसे हम बैलेंस शीट के अंदर तो नहीं दिखा सकते, कहाँ दिखाएंगे? फुट नोट के अंदर। नेक्स्ट आता है कि अगर चेंज कर दिया मेथड वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का, डेप्रिसिएशन का, या फिर जो प्रोविज़न क्रिएट किए जाते हैं डाउटफुल डेट के ऊपर, तो जो भी चेंजेस किया गया उस चेंज को फुट नोट के अंदर डिस्क्लोज किया जाएगा।
नेक्स्ट जो मार्केट वैल्यू होते हैं इन्वेस्टमेंट की, उसे भी हम फुटनोट के अंदर दिखाएंगे। मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज करने का मतलब ये नहीं है कि जो सीक्रेट है बिजनेस के वही लीक कर दो, नहीं, प्राइवेसी भंग नहीं करनी बिजनेस की, सिर्फ मटेरियल फैक्ट इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने जो सफिशेंट रहे, किनके लिए, यूज़र के लिए, ताकि वो आगे डिसीजन मेकिंग कर पाएँ। नेक्स्ट कन्वेंशन आते, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। ये कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर के अपोजिट है, क्योंकि कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी कहते हैं कि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर सिर्फ उन्हीं इंफॉर्मेशन को शामिल करो जो इम्पोर्टेंट है, जो मटेरियल है, किनके लिए, यूज़र्स के लिए। सभी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। अगर हम सभी इंफॉर्मेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर डिस्क्लोज करेंगे तो इससे ओवरबर्डन हो जाएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट है जो ओवरबर्डन हो जाएंगे, लेंथी हो जाएंगे। तो कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट को शामिल करो। तो ये कन्वेंशन मटेरियलिटी की एक्सेप्शन है किसकी, फुल डिस्क्लोजर की, क्योंकि ये फुल डिस्क्लोजर के क्या है, अपोजिट है। फुल डिस्क्लोजर कहता है पूरी इंफॉर्मेशन दिखा दो जितनी भी है, जबकि मटेरियलिटी कन्वेंशन कहती है कि सिर्फ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दिखाओ। तो ये क्या होगी, जो हमारा कन्वेंशन है फुल डिस्क्लोजर, उसकी ये एक्सेप्शन बन जाती है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। जो ये कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी कहती है कि उन्हीं आइटम को दिखाओ जो इम्पोर्टेंट है, ऐसी आइटम जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इरिलेवेंट है यूज़र्स के लिए, उन्हें डिस्क्लोज मत करो। या तो इन आइटम को जो अनइम्पोर्टेंट है छोड़ दो, या फिर इन्हें अदर आइटम्स के अंदर मर्ज कर दो। नहीं तो क्या हो जाएगा, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो, वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाएगी। डेफिनेशन गिवन है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन AAA के द्वारा। ये कहते हैं कि उन्हीं आइटम को जो मटेरियल है, जो इम्पोर्टेंट है, इन्वेस्टर को इन्फॉर्म करने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर को क्या करना होता है, डिसीज़न लेना होता है। तो जो इन्वेस्टर की डिसीज़न को इन्फ्लुएंस करती है इंफॉर्मेशन, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन का जो शामिल करो जब भी आप अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाते हो। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो एक कंसर्न के लिए इम्पोर्टेंट होगी इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन मटेरियल होगी, वही इंफॉर्मेशन अनदर कंसर्न के लिए क्या हो जाएगी, इमैटेरियल हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए जो कॉस्ट है स्मॉल टूल्स की, वो मटेरियल है किसके लिए, जो स्मॉल रिपेयर वर्कशॉप है। लेकिन ये जो सेम फिगर है ये इमैटेरियल हो जाएगी किसके लिए, जो एस्कॉर्ट्स लिमिटेड है। हमें जो नेचुरल ट्रांजेक्शन का वो भी ध्यान रखना है। जैसे अगर 500 का डिफरेंस आ गया स्टॉक के वैल्यूएशन में, तो ये इमैटेरियल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा। लेकिन अगर यही 500 का डिफरेंस कैश में आ जाता है तो ये मटेरियल हो जाएगा, गौर की जाएगी कि 500 गए कहाँ। तो यहाँ पे अकाउंटेंट जज करेगा कि कितनी इम्पोर्टेंस है हर एक ट्रांजेक्शन की, ताकि वो मटेरियलिटी को डिटरमाइन कर सके, क्योंकि सिर्फ मटेरियलिटी ट्रांजेक्शन को ही यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाना है। नेक्स्ट आते हैं कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, जिसे हम प्रूडेंस बोलते हैं। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या होता है, ये सेफ प्ले के लिए यूज़ किया जाता है। सेफ प्ले का मतलब क्या होता है कि कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कहती है कि जो एंटीसिपेटेड लॉसेस हैं उसको तो आप आज ले लो, लेकिन जो एंटीसिपेटेड इनकम है उसको आप आज छोड़ दो। तो यहाँ पे कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कहते हैं कि जो एंटीसिपेटेड लॉस है, एंटीसिपेटेड लॉस ये वो लॉस होते हैं जिनका हमें अनुमान होता है कि आने वाले टाइम में ये लॉस हो सकते हैं, उन्हें तो आज हम क्या करते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करके चलते हैं। वहीं जो एंटीसिपेटेड इनकम या फिर गेन होती है, ऐसी इनकम और ऐसा गेन जो आने वाले टाइम में अनुमान है कि हो सकता है, उसको हम क्या करेंगे, अवॉइड करके चलेंगे, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, सेफ प्ले करने के लिए। क्यों, क्योंकि जब भी हम एंटीसिपेटेड लॉस को आज की डेट में रिकॉर्ड कर लेंगे, तो जब इन फ्यूचर में ये एंटीसिपेटेड लॉस एक्चुअल में हो जाएंगे, तो इसका बिजनेस के ऊपर, जो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी है, उसके ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम तो क्या पहले से इस लॉस को रिकॉर्ड करके चले हैं। जबकि एंटीसिपेटेड इनकम और गेन को हम इसलिए रिकॉर्ड नहीं करते
क्योंकि अगर मैं आज इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ, अगर मैं इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ और ये फ्यूचर में मुझे इनकम ना हुई तो इसका बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस इनकम को पहले रिकॉर्ड कर लिया, जिस कारण से क्या हुआ, ये बिजनेस को एडवर्स इफेक्ट करेगी। इसी कारण से एंटिसिपेटेड इनकम को हम क्या करते, रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों रिकॉर्ड नहीं करते? कि आज की डेट में मैंने एंटिसिपेटेड इनकम को जो रिकॉर्ड नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर इन फ्यूचर में मुझे ये इनकम ना भी हुई तब भी मेरे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इन फ्यूचर में ये हो गई इनकम और गेन तो ठीक है, इससे प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन इससे घाटा तो नहीं होने वाला ना बिजनेस को। इसी कारण से क्या किया जाता है, एंटिसिपेटेड लॉस को तो पहले ही रिकॉर्ड कर ले जाता है, जबकि एंटिसिपेटेड इनकम को जब ये एक्चुअल में हो जाएंगे ना तब रिकॉर्ड कर लेंगे। अभी पहले से इसको रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि अभी तक ये हमें इनकम रिसीव नहीं हुई है। जैसे अब एग्जांपल के लिए क्या होता है एंटिसिपेटेड लॉस के अंदर, एग्जांपल के लिए जो प्रोविजंस क्रिएट किए जाते हैं, जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, क्या उससे एक्चुअल में कैश आउटफ्लो होता है? नहीं होता। वो जस्ट प्रोविज़न क्रिएट किए जाते हैं। हमें उससे क्या होता है कि एक सर्टेन अमाउंट नहीं पता होते कि एक्चुअल में कितना लॉस हो सकता है। जस्ट हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि 5% डेटर्स बैड डेट हो सकते हैं, प्रोविज़न क्रिएट कर लिया 5% प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, कोई 7% कर ले, कोई 10% कर ले। ये जस्ट क्या होता है, डाउट रहता है डेटर के ऊपर कि हम जानते हैं कि हर एक डेटर ईमानदार नहीं होने वाला, उसमें कुछ डेटर ऐसे होंगे जो रिकवर नहीं होंगे, हमें पैसा अमाउंट जो रिसीव नहीं होगा। उसके लिए क्या करते हैं, हम आज की ही डेट में प्रोविज़न क्रिएट कर लेते हैं ताकि जब आने वाले टाइम में वो अमाउंट हमें रिकवर ना हो तो उसका बिजनेस के ऊपर एडवर्स इफेक्ट जो ना पड़े। जैसे इसमें किस किस को शामिल करते हैं हम एंटिसिपेटेड लॉस को, जैसे जो क्लोजिंग स्टॉक होते हैं उसमें हम जब रियलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट प्राइस होते हैं ना, इन दोनों में जो कम होगा उस पर रिकॉर्ड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को। क्योंकि कौन सा कन्वेंशन है, ये हमारा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। इस कारण से हम क्या करते हैं, जो कम वैल्यू होगी इसको रिकॉर्ड करेंगे बुक्स के अंदर। ऐसे जो प्रोविज़न होते हैं डाउटफुल डेट का, वो क्रिएट किए जाते हैं एंटिसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेट, यानी कि ये अनुमान लगा लिया जाता है कि 5%, 2%, 4% या जितना भी डाउट रहता है डेटर के ऊपर उतना प्रोविज़न पहले से ही क्रिएट कर ले जाते हैं, पहले से ही उस लॉस के लिए तैयार किया जाता है ताकि सेफ प्ले है जो किया जा सके बिजनेस द्वारा। ऐसी जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती है ना, उसको सरेंडर वैल्यू पे दिखाया जाता है, ना कि अमाउंट पेड पे। और प्रोविज़न क्रिएट किया जाता है जो भी पेंडिंग लॉ सूट यानी कि जो केस फर्म के अगेंस्ट पड़े हैं उनके लिए पहले से प्रोविज़न क्रिएट किए जाते हैं ताकि जो बिजनेस है जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े इस पर। नेक्स्ट आता है कि इफ़ेक्ट क्या होगा कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन का, कि जो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म है ये अफेक्ट करेगी, कैसे अफेक्ट करेगी, जो एक्चुअल में प्रॉफिट है ना, एक्चुअल में जो प्रॉफिट है उससे क्या होगा, कम प्रॉफिट डिस्क्लोज किए जाएंगे जब हम कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म को फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना तो उसकी डेबिट साइड पे जाते हैं सारे, टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, ये सभी जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखा देंगे। ये एक्चुअल में तो नहीं हुए ना, ये तो जस्ट क्या किया गया, एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं। तो जब हम इन एंटिसिपेटेड लॉसेस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं ना, तो यहाँ से जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहाँ से नेट प्रॉफिट आएगा तो ये प्रॉफिट क्या होगा, कम आएगा एक्चुअल प्रॉफिट से, क्योंकि मैंने क्या किया, इन लॉसेस को पहले से ही डिस्क्लोज कर दिया अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, जबकि एक्चुअल में अभी हुए नहीं है, पहले से हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर दें, जिस कारण से जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आया वो एक्चुअल प्रॉफिट से कम आएगा। और वहीं दूसरी तरफ जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में जो असेट्स आएंगी वो कम वैल्यू पे आएंगी और जो लायबिलिटी आएंगी वो ओवर वैल्यू पे आएंगी। क्यों? क्योंकि असेट्स जैसे मैंने यहाँ पे फिक्स्ड असेट्स से ले लिया, उसमें से लेस करते हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, तो जिससे क्या हो, फिक्स्ड असेट कम हो गई है। ऐसे डेटर्स लेते हैं
लेस करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जिससे डेटर्स भी क्या होगा, कम हो गए। तो जो एक्चुअल असेट होती है उसके कंपेरेटिवली कम असेट की वैल्यू आ जाती है, यानी कि अंडर वैल्यू हो जाती है असेट के, जब हम कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लायबिलिटी ओवर वैल्यू क्यों आती है? जैसे यहाँ पे कॉन्टीजेंट लायबिलिटी दिखा देना, ऐसी लायबिलिटी, ऐसा प्रोविज़न जो हो सकता है इन फ्यूचर में हैपन हो जाए, तो जब हम उसे लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे, ऐसी लायबिलिटी जो इन फ्यूचर में पे की जा सकती है उसको मैं आज ही दिखा रही हूँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, तो इससे क्या होगा, लायबिलिटी ओवर हो जाएगी। जितनी एक्चुअल में मेरी लायबिलिटी है उससे ओवर लायबिलिटी दिखाई जाएगी जब मैं कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म को फॉलो करूँगी। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाएंगे। सीक्रेट रिजर्व ऐसे रिजर्व जो क्या है, सीक्रेट हैं, जिसके बारे में क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर खुल के शो नहीं किया गया, क्योंकि हमने कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के अंदर लॉसेस तो ज़्यादा दिखा दिए, प्रोविजन क्रिएट करके दिखा दिए, असेट अंडर वैल्यू दिखा दी, लायबिलिटी ओवर वैल्यू दिखा दी, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो गई है। तो ये क्या होगा, इसका नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये अकाउंटिंग कन्वेंशन बनती थी। आई होप आपको क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इसके लिमिटेशंस क्या हैं। ऐसी ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।